मंच के संचालन करता श्री दिग्विजय सिंह जी, वैशाली के नौजवान विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल जी, अमनौर के नौजवान विधायक श्री मंटू पटेल जी, वैशाली के पूर्व विधायक श्री राजकिशोर सिंह जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार चौरसिया जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और वैशाली से जनता दल यू के लोकसभा के रहे उम्मीदवार आदरणीय विजय सिंह निषाद जी, आदरणीय प्रोफेसर जनार्दन बाबू, श्री अशोक कुमार सिंह जी, श्री संजय पटेल जी, श्री दिनेश सिंह जी, श्री सरवन पटेल जी, श्री मुकेश पटेल जी, श्री विकास पटेल जी, श्री रोहित पटेल जी, श्री मोहन पटेल जी, श्री राधे श्याम सिंह मिर्जापुरी जी, और यहाँ पर जिन लोगों ने, जहां हम लोग बैठे हैं, पटेल छात्रावास के लिए भूमि जो दाता है, वरीय अध्यक्षता रहे स्वर्गीय राम इकबाल सिन्हा जी, स्वर्गीय डॉक्टर रणविजय सिंह जी, प्रोफेसर रविंद्र सिंह सिन्हा जी, श्री इंजीनियर दिनेश प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय पतेश्वर प्रसाद सिंह जी, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी, ये हमारे 7 जमीन दाता हैं। 5 कट्ठा से ज्यादा जमीन पटेल छात्रावास के लिए उन्होंने दिया है। और यहाँ पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और विभिन्न दलों के नेतागण और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी पटेल जी के विचारों को आगे बढ़ाने, उनकी जयंती पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, आज सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम लोग को यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला। सरदार पटेल जी के बारे में अनेक वक्ताओं ने अपने यहाँ पर विचार रखा है। आदरणीय बिरसन पटेल साहब भी यहां से गए हैं अपनी बात को रख के। एक और माननीय विधायक जी जब मैं आया तब वो भाषण करके गए, और उसके कबल भी कई लोगों ने अपने विचार को रखा। इसमें से जो बैठे लोग हैं वो सब लोग पटेल जी के बारे में जानते हैं कि पटेल जी क्या थे। बहुत बात बताने की जरूरत नहीं है। अब मंटू बाबू और सिद्धार्थ बाबू ने भी पटेल जी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको उन्होंने देने का काम किया। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। सरदार पटेल दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व के माने जाते रहे देश के अंदर। जो काम किसी से नहीं हो, और वो सरदार पटेल के हवाले उन दिनों आजादी के पहले और आजादी के बाद अगर कर दिया गया तो सरदार पटेल हंसते हंसते उन चीजों का मुकाबला भी करते थे और उसको सलटाने का भी काम करते थे। इसी का नाम सरदार पटेल था। एक बार नहीं, अनेकों बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनकी परीक्षा ली। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी परीक्षा उनकी ली, और देश जब आजाद हो गया तब भी उनकी परीक्षा उन्होंने सरदार पटेल की ली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। लेकिन किसी भी परीक्षा में सरदार पटेल कभी पीछे नहीं रहते थे, हमेशा परीक्षा में फर्स्ट कर जाते थे।
कि हंसते हंसते समस्या का हल निकाल देते थे। ये सरदार पटेल का नाम है। और वही कारण है आज कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में सरदार पटेल ही एक व्यक्तित्व है जिसकी जयंतियां सरकारी स्तर पर भी होती है और गैर सरकारी पर इतना होता है, उतना जयंती बनाने वाले देश में किसी के नहीं है सरदार पटेल के अलावे। इतने महान हमारे सरदार। सरकार तो उपेक्षा कर सकती है, करती रहती है। अब ये कई पार्टी के नेता यहां बैठे, इसलिए हम वो सब चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सरदार पटेल की उपेक्षा हुई, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा भी उपेक्षा का मलाल उनके अंदर नहीं आया। भले ही हम लोग अनुयायी है, भले ही हम लोग उनके विचारधारा को और उनके रास्ते के राही हैं, हम लोग के अंदर तो टीस पैदा होता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनको कभी मलाल नहीं हुआ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ। वो हर लोग को जस्टिस दिलाना चाहते थे, हर लोग को न्याय दिलाना चाहते थे। अब वही काम हम लोग बिहार में कर रहे हैं, तब बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। सरदार पटेल के नाम से पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज अगर खुले हुए हैं देश के अंदर, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर। सरकारी स्तर पर तो कम है, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर उनके नाम पर जिस तरह संस्थाएं खोली गई है, दूसरे इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके नाम पर उतनी शिक्षण संस्थाएं आज भी चल रही है। इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए छोटा हो सकते हैं सरदार पटेल, सरकार के लिए ओछा हो सकते हैं सरदार पटेल, लेकिन भारत के जन जन के हृदय में अगर एक भी बसने वाला व्यक्ति नाम है उसका सरदार पटेल। इस व्यक्तित्व के धनी थे सरदार। तो हम लोग सरदार पटेल के ही रास्ते पर चल रहे हैं। अभी हमारे मंटू आओ शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो शिक्षा को कहां से कहां तक हम लोगों ने पहुंचाया, इसको समझिए। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, उस समय 1,70,000 लड़कियां नवम क्लास में पढ़ने जाती थी, और कोरोना का जो काल आया उसके पहले के जो आंकड़े हैं, 9.25 लाख लड़की नवम क्लास में पहुंच गई, और साइकिल योजना का बिहार में हम लोगों ने लाभ दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काम अभूतपूर्व हम लोग कर रहे हैं। यहां पर जहां विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय बनाया, जहां हमारे कॉलेज नहीं थे, कॉलेज हम लोगों ने बनाया। नीतीश कुमार जी जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 35 लाख बच्चे बिहार के स्कूल से बाहर थे, यानी स्कूल गया ही नहीं था। अब 1% से भी कम बच्चे अब स्कूल से बाहर रह गए, यानी 70-75 हजार बच्चे अब स्कूल से बाहर है, और बाकी बच्चे कहां गए? सभी स्कूलों में चले गए। इसमें प्राइवेट स्कूलों का भी योगदान है, सिर्फ सरकारी का नहीं। अब सभी स्कूलों में हमारे बच्चे चले गए। हमने तो जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लगा सकता है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। तो सरदार पटेल शिक्षित करना चाहते थे, सरदार पटेल ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते थे, सरदार पटेल लोगों को ज्ञानी बनाना चाहते थे। उसी काम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो शिक्षा ऐसी चीज है कि अमृत से भी बड़ा चीज है। दुनिया में अभी तक ज्ञानी आदमियों को किसी ने भूख मरते नहीं देखा और न भीख मांगते देखा। दौलत वाले को भूख भी से मरते भी देखा है, और दौलत वाले को भीख भी मांगते लोगों ने देखा। लेकिन दुनिया में अभी तक एक भी उदाहरण नहीं है कि जो ज्ञानी आदमी है
वो भूख मरे और भीख मांगे। ऐसा उदाहरण अपने देश और दुनिया में नहीं है। तो ज्ञान को अपनाना चाहिए और ज्ञान के क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं, ये जो बिहार की मिट्टी है और ये बिहार की जो हवा है और बिहार के जो लोग हैं, उनको सही गाइड करने वाला अगर मिल जाए, सही पथ प्रदर्शक मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो बिहार का मुकाबला देश का कोई राज्य नहीं कर सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री यहां कहते हैं कि नीचे कौन कहे है हमारे बच्चों का इम्तिहान, नीचे स्कूल में कौन कहे, कॉलेज में कौन कहे, आसमान पर भी अगर बिहारियों की परीक्षा हो जाती है तो बिहारी कभी नंबर 2 नहीं, हमेशा फर्स्ट करता है। ये बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में ताकत। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और भी काम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो जो बहाली हुई है, कितना हुआ? 1,20,000 लोग बहाल किए गए। 1,20,000 में कुछ सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। और सवाल मत खड़ा कीजिए, हमारे बच्चों को डिमोरलाइज मत कीजिए। जो कंपटीशन से उत्तीर्ण होकर आया है, कंपटीशन फेस करके आया है, उन बच्चों को चुनौती मत दीजिए, उनके मनोबल को तोड़िए मत, उनके हौसले को अफजाई कीजिए। कहते बिहार के बाहर के लोगों को बहाल कर दिया। 88% तो बिहार के लोग बहाल हुए हैं और मात्र 12% ही लोग बिहार के बाहर के लोग हैं। ये बात साबित हो गया कि मंटू बाबू के पार्टी के सरकार है कहां? गुजरात में। अब पूरे देश में गुजरात का डंका बज रहा है कि गुजरात ऐसा स्टेट देश में नहीं है। आज गुजरात के भी बच्चे कंपटीशन में, शिक्षक के कंपटीशन में आए हैं और उनकी भी बिहार में बहाली हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि गुजरात में बहाली नहीं हो रहा होगा तभी ना बिहार में बहाल होने के लिए आ गए। तो हम तो काम कर रहे हैं। पूरे देश में ये पहली नियुक्ति हुई है 1,20,000 की। इतनी बड़ी नियुक्ति नहीं हुई बिहार में। ये काम हुआ हमारे पुराने शिक्षकों के बारे में, जिसको हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि ने बहाल किया, उस पर क्या क्या लोग बोलते थे। 28,000 तो वही लोग हैं जो पहले शिक्षक बहाल किए थे हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के। हमारे मुखिया जी, हमारे जिला परिषद और हमारे प्रमुख जी जिनको बहाल किए थे, कहते थे कि सब नेटा पूछे वाला कर दिया। तो जब 28,000 कंपटीशन में वो आ गया, अब बताइए कि जो आप बोलते थे हमारे जो प्रतिभाशाली और जो ज्ञानवान जो हमारे शिक्षक बहाल हुए, उनके बारे में ऐसा खराब बात बोल करके उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ नेताओं के फितरत में लिखा हुआ, हम लोग के फितरत में नहीं है। ये कुछ नेता लोग ऐसा बात बोलते हैं कि हमारे बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं, बिहार को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार प्रतिभा का धनी है। दुनिया में बिहार के बारे में हमने बताया कि अगर हमारे बच्चों को ठीक से गाइड करने वाला मिल जाए तो हमारा बच्चा कभी सेकंड भी नहीं, हमेशा फर्स्ट करेगा। ये दावे के साथ मैं कह सकता। तो ज्ञान के क्षेत्र को अपनाना है, ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना है। सरदार पटेल के सपने तभी साकार होंगे जब हम ज्ञान को अपनाएंगे और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। आप लोग का भी मूड जाने का होगा। 1 घंटा तो हम ही 1.5 घंटा लेट आए थे। सरदार पटेल ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1928 में गुजरात के बारडोली सत्याग्रह करने के लिए वहां के जो किसान थे, हमारे तालुका के किसान थे, अंग्रेजों का बड़ा उत्पात चल रहा था। अंग्रेजों का बड़ा उनके ऊपर ग्रह ढाया जा रहा था और वहां के जो किसान थे वो प्राकृतिक आपदाओं से परेशान थे कि उनके खेती में कोई उपज नहीं हो रही थी। उनकी खेती फायदे की बजाय घाटे में जा रही थी और जो अंग्रेज थे उनका जो हुकूमत था वो हमारे किसानों को प्रताड़ित करता था
और 45 करता था, यानी 6% पहले टैक्स लगता था, लगाए थे किसानों पर अंग्रेजों ने, उसको बढ़ा के 22% कर दिया। तो जब 22% कर दिया तो खेत में कुछ हो ही नहीं रहा था किसान। तो किसानों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1928 में याद किया, उनसे मिला प्रतिनिधि मंडल और कहा कि हम जो किसान हैं, हमारी उपज नहीं हो रही है, हमारी खेती घाटे की चल रही है, और हमारा जो टैक्स है अंग्रेजों के द्वारा 6% से 22% बढ़ा के कर दिया गया। राष्ट्रपिता ने जिम्मा दिया सरदार पटेल को, और सरदार पटेल से कहा इस मामले को आप देखो। सरदार पटेल जब इस मामले को देखने लगे, वहां के किसानों से बातचीत किया, वहां के लोगों से बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद किसानों को के लिए एक टीम उन्होंने बनाई, जिसका नाम गुप्तचर, यानी गुप्तचर टीम नाम रखा। और गुप्तचर का काम यही था कि जब अंग्रेज का नुमाइंदा आपके इलाके में जाए तो आप हमको खबर कीजिए, और कब किस तारीख को किस किसान का जमीन नीलाम करता है, उनका घर नीलाम करता है, कब जब्ती कुर्की करता है, इसकी सूचना हमको देना है। और सरदार पटेल ने इतना अच्छा से लोगों को समझाया कि जिस किसान का बारी आ जाए कि आज अमुक राम किसान नाम का आदमी का आज जमीन और घर नीलाम होने वाला है, तो वो उससे पहले उनको गांव से निकल जाना है। वो बाहर चला जाएगा, महीना 2 महीना बाहर रहेगा, और जिस दिन उसकी नीलामी होगी गांव का एक आदमी उस नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा। और जो टैक्स हम देते हैं, एक भी किसान वहां अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगा, सब लोग इसके लिए तैयार रहे। तो ये सरदार पटेल ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर वहां के किसान चलने लगे, और कहा कि जिसका जब्ती कुर्की भी अगर अंग्रेज करने के लिए उसके घर में जाता हो, तो उस दिन उसका सामान उठाएगा कैसे? सामान तो अंग्रेज नहीं उठाता था, उठाने के लिए तो गांव के किसानों को ले जाता था। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब जब्ती कुर्की वो कर ले, तो उसका सामान वहां से अलग ले जाने के लिए एक आदमी तैयार नहीं होगा, उसका भी बहिष्कार करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में सरदार पटेल ने जब वहां के किसानों को समझाया, बारडोली के किसानों को समझाया, तो किसान वहां पर ये काम करने लगे। और किसान जब पूरी तरह से संगठित हो गए और संगठित होकर के अंग्रेजों का मुकाबला करने लगे, तो अंग्रेज भाग खड़े हुए, और जो हमारा मिशन था सरदार पटेल का, वो सफल हो गया। और वहां के किसान आज सरदार पटेल को याद करते हैं। आंदोलन की चर्चा पूरी देश में होती है, और इसका जो असर है आसपास के इलाके में नहीं, पूरे देश में इसकी खबर गई, और देश के किसानों का हौसला बढ़ा, और अंग्रेजों को भगाने में पूरे देश के किसानों ने अपनी भूमिका निभाई। और ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा इसका असर महिलाओं के ऊपर पड़ा, यानी महिला के ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ा, और महिलाओं के ऊपर जो असर पड़ा, सरदार पटेल को आज भी पूरे देश के किसान मानते हैं कि हमारे अगुआ थे। पूरे देश के किसान समझते हैं कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमारे हित की रक्षा नहीं होती। ये सरदार पटेल बारडोली आंदोलन करके वहां के किसानों की रक्षा करके पूरे देश में संवाद और संदेश भेज गया कि हमारे देश के किसान के लिए अगर एक व्यक्ति किसी ने अगर ठीक से आंदोलन का अगुवाई किया तो उसका नाम सरदार पटेल था। और सरदार पटेल इस देश के सबसे बड़े किसान नेता में भी सरदार पटेल का नाम था। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया ही हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, और उसके बाद किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, यानी पूरा देश आज सरदार पटेल को इसलिए याद करता है कि सरदार पटेल अंग्रेजों को भगाने में और देश में किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में अहम भूमिका अदा की थी। उसी प्रकार से हम लोग बिहार में भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, ये हमारे जो किसान हैं, ये खेती छोड़ने वाले थे,
यानी खेती के तरफ से व्यापार की तरफ जा रहे थे, खेती के तरफ से रोजगार की तरफ जा रहे थे, खेती के तरफ से नौकरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में उनको आपने मौका दिया, नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने कृषि रोड मैप बनाया और कृषि रोड मैप बना करके बिहार के किसानों को एक मौका दिया कि आप अपने खेती पर लौटे, आप अच्छा खेती करें, आपको हम प्रोत्साहित करेंगे। और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने प्रथम कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया और उससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ, लोगों में जागृति पैदा हुई। जो किसान का बेटा जा रहा था नौकरी की तरफ, व्यापार की तरफ, वो खेती की तरफ हो गया। तो इस प्रकार से किसानों के हित में भी हमारी सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश दावे के साथ में कह सकता। अब तो किसान के लिए ही काम करना है, हर खेत में पानी कैसे पहुंचेगी उसकी हमारी योजना बना ही नहीं बल्कि उसको लागू कर रहे हैं। हर खेत तक बिजली हमें पहुंचाना है, हर खेत तक पानी पहुंचाना है। जितने आहर है, पोखर है, तालाब है, छोटी नदियां हैं, सबका गाद निकाल करके जो हमारी परंपरागत तरीके से जिस तरह से खेती होती थी उस तरह से खेती के लिए भी हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। यानी 24,800 करोड़ की हमारी 3 साल की योजना हमारी पूर्ण हो गई और अब 3 साल के लिए नई योजना हम लोगों ने शुरू किया है ताकि हमारे किसानों की जो खेती है वो अच्छा से हो सके और बढ़िया से हो सके, उसके लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो, इसके लिए बिहार की सरकार काम कर रही। और आपको सबको मालूम है कि जब नीतीश कुमार जी ने बिहार में कृषि रोड मैप लागू किया, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के किसानों ने चावल के उत्पादन में चाइना को भी बिहार के किसानों ने पीछे कर दिया। ये कृषि रोड मैप का आपने देखा होगा जलवा। तो इस प्रकार से किसान के क्षेत्र में भी, खेती के क्षेत्र में भी हम अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं। सरदार पटेल जो जो आप चाहते थे एक एक करके उसको धरातल पर उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये साबित कर दिया कि ये बिहार है और इस बिहार में जो हमने काम किया है उसका नकल लोग जरूर कर सकते हैं, उसका जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। ये काम हम लोगों ने किया है। इस अवसर पर हम सरदार पटेल को याद करते हैं, सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यहाँ पर आयोजक को और यहाँ कर जो दानदाता लोग हैं उनको दिल की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। इसी तरह से समाज आगे बढ़ेगा, इसी तरह से बिहार आगे बढ़ेगा, इसी तरह से भारत आगे बढ़ेगा। जो आपने कदम उठाया है, जो आप कार्य किया है, सब लोगों को मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए और सहयोग करने वाले की कमी नहीं है। जब आप जाइएगा उनके पास तो सहयोग मिलेगा। नकारने वाले लोग अब कम है धरातल पर, अब सहयोग करने वाले लोग ज्यादा है। और सरदार पटेल के लिए जो मानते हैं वो हर हालत में आपको सहयोग करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जब हॉस्टल बनाइएगा तो हर व्यक्ति जो सामर्थ्यवान होंगे, जैसा उनका अपना सामर्थ्य होगा उस हिसाब से आपकी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन काम का शुरुआत जल्दी कीजिए और यहाँ पर हॉस्टल बनाइए। हमारे विधायक जी कह रहे थे, अब दिनेश जी बार बार कान में बोलते रहते हैं, पटना में जाके बोलते हैं, तो आप लोग जितना जल्दी काम कीजिए, इंजीनियर वाला बुद्धि लगाइए, जल्दी से सब काम हो जाए। ये कहते हुए सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों से अगर किसी को तकलीफ पहुंचा तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।